वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड सोल्ट्स का ये फोर्थ पार्ट है। बच्चों थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था पीएच स्केल के बारे में और वहाँ हमने लर्न किया था कि जितने भी एसिड्स हैं उनकी पीएच की रेंज 0 से 7 के बीच में है। जितने भी बेसेस थे उनकी रेंज 7 से और 14 के बीच में है, यानी 14 तक जा सकती है लेकिन 7.1 से स्टार्ट होगी। और आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी लाइफ में चाहे हम हो चाहे प्लांट्स हो, हमारी लाइफ में पीएच का कहाँ कहाँ किस तरह का इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट इसमें मेरे पास 5 टाइप्स के बेसिक इंपॉर्टेंस है। उनमें से फर्स्ट है पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। क्या हम जो हैं हम किस पीएच रेंज पे सरवाइव करते हैं, क्या हमारे बॉडी में जो पीएच है उसमें चेंज हो जाए तो क्या क्या चीजें होने वाली है। तो बच्चों टॉपिक का नाम हमारे पास क्या है, तो टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। कहां पर है, इन एवरीडे लाइफ के अंदर है। फर्स्ट जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो है पीएच चेंज एंड pH change and survival of animal। तो पहली चीज बच्चों आपको मालूम हो कि जो हमारी बॉडी है वो बहुत ही एक नैरो रेंज पे वर्क करती है, pH की नैरो रेंज पे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, आवर बॉडी वर्क विद इन ए नैरो पीएच रेंज। हमारी जो बॉडी वर्क करती है वो बहुत ही छोटी सी रेंज के बीच में है, वो है न्यूट्रल 7.0 टू थोड़ा सा बेसिक 7.8 के बीच। हमारी बॉडी में जितना भी लिक्विड है, केवल स्टोमक को छोड़कर जितना भी लिक्विड है वो सारे लिक्विड की या तो पीएच 7 है या 7.8 के बीच में है। अब ये तो हुआ फर्स्ट हमारे पास। सेकंड क्या है, स्टोमक को छोड़ देना बच्चों। स्टोमक जो है एक्सेप्ट स्टोमक, यहां जो पीएच है वो 1.4 है, क्योंकि यहां कौन है, डाइल्यूट HCl है। किसके अंदर है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर है। बाकी जितना भी हमारी बॉडी है वहां पर जो पीएच की रेंज है वो 7 से 7.8 के बीच है। अब आते हैं बच्चों सेकंड एग्जांपल। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम बीमार हो गए, हम हॉस्पिटल में चले गए, तो वहाँ जो कंपाउंडर महोदय हैं वो जब हमें इंजेक्शंस लगाते हैं तो इंजेक्शन से पहले उनके पास 2 तरह के अलग अलग बोतल्स होती है। एक बोतल में उनके पास सॉलिड फॉर्म में पाउडर होता है, दूसरी बोतल में लिक्विड होता है। वो इस लिक्विड को पहले इस पाउडर वाली बोतल में मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसको इंजेक्शंस में फिलअप करने के बाद जिसके भी इंजेक्शंस लगाना उसके इंजेक्शंस लगाते हैं। क्वेश्चन आया, इस छोटी सी जो पानी जैसी, जिसमें पानी जैसा लिक्विड भरा हुआ, इसमें क्या है, इसमें एक ऐसा लिक्विड है जिसकी पीएच 7 से 7.0 के बीच है। ये केवल सोलवेंट का काम करता है इस पाउडर को डिसॉल्व करने का। रीजन क्या है, इंजेक्शंस 2 तरह के होते हैं, IV और IM। IV का मतलब है इंट्रावीनस और IM का मतलब है इंट्रामस्क्यूलर। यदि कोई इंजेक्शंस के अंदर की मेडिसिन सीधा हमारे ब्लड में सप्लाई करनी हो तो ये जरूरी है कि जो लिक्विड इंजेक्शंस है उसकी पीएच जो है वो 7 और 7.8 के बीच की हो। तो उस छोटी सी बोतल में जो लिक्विड होता है रियल में वो सैलाइन वाटर है, नमक का पानी है, और उसकी पीएच कितनी है, 7.0 है। तो ये जरूरी है कि हमारी बॉडी में जो भी लिक्विड जाए अंदर, सीधा जो ब्लड के कांटेक्ट में आ रहा है उसकी पीएच भी 7.0 हो। दूसरा एग्जांपल, हमारे बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, जितना आप जहां कहीं पर भी बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब है जहां केमिस्ट्री अप्लाई हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, वहां बहुत तरह के एंजाइम्स का रोल है। और जितने भी एंजाइम्स है वो अपना ऑप्टिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क पीएच 7 पे करते हैं, पीएच 7 से 7.8 के बीच करते हैं। यदि हमारे ब्लड की या हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट्स की पीएच की रेंज 7.0 और 7.8 के बीच नहीं हुई तो उन एंजाइम्स की
एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में बायोकेमिकल जो प्रोसेस है वो उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। तो ध्यान रखें, हमारी जो बॉडी है वो 7.0 टू 7.8 पीएच रेंज के बीच वर्क करती है। अब यहीं पर आते हैं रेन के बारे में। एक नाम सुना हम लोगों ने बच्चों, एसिड रेन। रेन है जिसमें वाटर फॉल होता है स्काई से, लेकिन यदि यही रेन एसिडिक रेन हो जाए तो इस कंडीशंस क्या है, यदि जो रेन वाटर है जो फॉल हो रहा है स्काई से, यदि उसकी पीएच 5.6 या उससे कम हो, कितनी हो, 5.6 या उससे कम हो। ये कब होगा, जब जहां जो रेन हो रही है यदि उसके एटमॉस्फेयर में, जहां रेन हो रही है यदि उसके एटमॉस्फेयर में बहुत सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हो। वो कैसे आएंगे, यदि वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो तो वहां क्या होगा, SO2 गैस है, NO2 गैस है, बेसिक ये दो गैसेज है, ये बहुत ज्यादा है, तो जो रेन वाटर में जो वाटर आता है उनमें दोनों गैसेस डिसॉल्व हो जाती है, और डिसॉल्व होने के बाद यदि उस वाटर की पीएच 5.6 से कम हो गई तो हम क्या कहेंगे, जो रेन हो रही है वो कैसी है, वो कैसी है, एसिडिक रेन है। अब मान लो कि यहां ये लैंड है बच्चों, यहां स्काई है, और यहां से जो रेन हो रही है वो कौन सी रेन है, वो एसिडिक रेन है। क्यों है यहां से, क्योंकि यहां कौन कौन सी बीच में गैसेस थी, NO2 थी, SO2 थी। तो यहां जो वाटर नीचे आएगा ये जब फ्लो करके कहां जाएगा, या तो जाएगा ये रिवर में और या जाएगा ये पॉन्ड्स में। ये रिवर या पॉन्ड्स में वाटर जाता है तो वहां का वाटर जो है, रिवर या पॉन्ड का जो वाटर है उसकी पीएच जो है वो 7 से कम हो जाती है, और वो वाटर कैसा हो जाता है, एसिडिक वाटर हो जाता है। और एसिडिक वाटर हो जाता है तो जो एक्वाटिक लाइफ है इनको सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट टू सरवाइव इन एसिडिक मीडियम। और क्या होते हैं, ये एसिडिक वाटर इनको क्या कर देता है, किल कर देता है, मार देता है इनको, किल द एक्वाटिक लाइफ। एक्वाटिक एनिमल कौन मारता है, ये मीडियम जिसकी पीएच 7 से कम है। अब मान लो कि हमें मालूम चला कि कहीं एसिड रेन हुई और उसके आसपास बहुत सारे पॉन्ड्स हैं और वहाँ बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी वाटर फ्लो करके उन रिवर्स या पॉन्ड्स में गया है वहाँ से उस एक्वाटिक लाइफ को नुकसान नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, हम यदि कहीं एसिडिक रेन हुई है और हम चाहते हैं कि रिवर और पॉन्ड में जो एसिडिक वाटर गया है, एसिडिक रेन का जो वाटर गया है उसका इफेक्ट न्यूट्रल हो जाए, तो ये आसान है। हमें क्या काम करना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का जो पाउडर है वो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर स्प्रे करना पड़ेगा। हम उस वाटर में जहाँ एसिडिक रेन का वाटर गया है कैल्शियम कार्बोनेट स्प्रे कर दें, क्योंकि ये एक बेसिक सॉल्ट है, ये एक बेसिक सॉल्ट है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा नहीं है। तो ये क्या काम करेगा, जो एसिडिक वाटर है पॉन्ड या रिवर का उसको ये पीएच थोड़ी सी बढ़ा देगा, उसको ये हो सकता है बेसिक कर दे, जिससे एक्वाटिक लाइफ जो है वो इजीली सर्वाइव कर लें। तो यहाँ बच्चों दो चीज़ें काम की है इस पूरे टॉपिक में। हमारी जो रेंज है वो बहुत ही नैरो रेंज है हमारे वर्क करने की, 7.0 टू 7.8। सेकेंड है केवल स्टोमक को छोड़ दें तो हमारी पूरी बॉडी में ये रेंज वर्क करती है। तीसरा है एसिडिक रेन में पीएच वाटर की कितनी या किससे कम हो जाए तो 5.6 से कम होने पर जो रेन होगी वो एसिडिक रेन है। 4 पॉइंट यहाँ पर क्या है, यदि ये रेन वाटर, एसिडिक रेन का जो वाटर है पॉन्ड या रिवर्स में जाएगा तो वहाँ एक्वाटिक लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी। हम चाहते हैं कि वहाँ की एक्वाटिक लाइफ वापस नॉर्मल हो जाए तो हम वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का स्प्रे कर दें। ये तो बच्चों हुआ किस पर इफेक्ट, पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। अब बच्चों हम सेकंड चलते हैं, यहाँ ए फर्स्ट पार्ट है, सेकंड हमारे पास क्या है कि पीएच का इफेक्ट प्लांट्स पे कैसे होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो अगला हमारे पास बच्चों है पीएच, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स।
पीएच एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सेकंड पे आ जाता हूं, बी पे हमारे पास है, बी आ गया बच्चों। अभी हमारे पास क्या है, पीएच एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सेम कंसेप्ट लगता है, जो कंसेप्ट एनिमल्स पे लग रहा है उसी के आसपास का कंसेप्ट प्लांट्स पे भी लगता है। क्या है, प्लांट्स आर हेल्दी ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ 8 पीएच, पीएच नियर टू 7। ये किसकी, प्लांट्स आर हेल्दी ग्रोथ 8 पीएच नियर टू 7 ऑफ सॉइल। यदि किसी मिट्टी की जो पीएच है वो 7 के आसपास है तो वहाँ के जो प्लांट्स है वो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ करते हैं। 7 से ज़्यादा हो गई तो या कम हो गई तो, यानी पीएच क्या हो जाए, 7 से बहुत ज़्यादा हो जाए या 7 से बहुत कम हो जाए, इन दोनों कंडीशंस में जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे, बेडली ग्रोथ करेंगे। कैसे करेंगे, बेडली ग्रोथ करेंगे, बेडली ग्रो करेंगे। और या फिर नो ग्रो, या वहां वो ग्रो करेंगे ही नहीं, उनकी ग्रोथ होगी ही नहीं। वहां पर कहां पर नहीं होगी, जहां 7 से ज्यादा का मतलब क्या है, टू बेसिक हो, बहुत ज्यादा बेसिक हो। 7 से कम का मतलब क्या है, टू एसिडिक हो। इन दोनों कंडीशंस पर प्लांट जो है वो बहुत बढ़िया ग्रोथ नहीं करते हैं। यदि आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास का जो फील्ड है, जो लैंड है, वहाँ यदि प्लांट बहुत बढ़िया ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस फील्ड के अंदर, उस फील्ड में जो सोइल है उसकी पीएच 7 से या तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, या 7 से बहुत कम है। तो हम चेक कैसे करें, यदि आपके आसपास कोई फील्ड है या कोई लैंड है और आप चाहते हैं कि वहाँ की पीएच कितनी है ये चेक करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करें, एक बीकर लें अपने पास में। बीकर में आपको डिस्टिल वाटर लेना है, टेप वाटर नहीं लें, क्योंकि वो पहले से बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। यहाँ हम क्या करें कि जिस लैंड की हमें सॉइल की पीएच चेक करनी हो वहाँ से थोड़ा सा सैंपल लाएं और इसमें डिजोल्व कर दें, या इसमें हम लोग क्या कर दें, मिक्स कर दें। तो हमने किसको मिक्स कर दिया है यहाँ पर, सोइल को। कौन सी सोइल है, उस लैंड की सोइल है जहाँ की हम पीएच चेक करना चाहते हैं। इसे बढ़िया से स्टार करें, स्टार करने के बाद इसे फिल्टर कर लें। कुछ देर छोड़ने के बाद, फिल्टर करने के बाद जो आपके पास फिल्टरेट आएगा, ये जो फिल्टरेट है, जो रेजिड्यू है, जो फिल्टर पेपर पर रह गया वो हमारे काम का नहीं है, मिट्टी रह जाएगी। लेकिन उस मिट्टी में जो सोल्स हैं, जो भी केमिकल्स हैं, वो इस वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, जो सोल्यूबल है। डिजोल्व होने के बाद ये जो फिल्ट्रेट है इसके अंदर आप क्या डाल दें, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल के चेक करें कि इसका कलर कैसा आया है। यदि इसका कलर ग्रीन आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो लैंड की जो सॉइल है वो बहुत बढ़िया फर्टाइल है। यदि 7 नहीं आ रहा है, इसका कलर ग्रीन से अलावा कुछ और आ रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर की बोतल पे जाके चेक करें कि इसका कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर के कौन से कलर से मैच हो रहा है, और जहां मैच हो रहा है उस सॉइल की उतनी ही पीएच होगी। अब तीन हमारे पास आंसर्स आ सकते हैं इसके कलर के। ग्रीन आया, इसका मतलब हमारी जो लैंड की सॉइल है वो बहुत बढ़िया है, बहुत फर्टाइल है, और वहां जो प्लांट है वो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ करेंगे। क्या हो सकता है इसके अलावा, बहुत ज्यादा एसिडिक हो। कौन हो बहुत ज्यादा एसिडिक, सॉइल। क्यों हुई होगी, इसका रीजन क्या है, एसिडिक होने का रीजन क्या है। तो एसिडिक होने का मेन रीजन क्या है कि जितने भी फर्टिलाइजर्स यूज आते हैं फील्ड के अंदर, उनमें से ज्यादातर यूज आता है यूरिया या डीएपी। डीएपी क्या है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है। और इन दोनों में देखोगे तो अमोनियम कहीं ना कहीं आता है, यूरिया में भी कहीं ना कहीं अमोनियम बनता है, और डीएपी में भी अमोनियम है। और ये दोनों आयन जो है, चाहे डीएपी हो चाहे यूरिया हो, ये दोनों क्या है, फर्टिलाइजर है। ये दोनों फर्टिलाइजर है, और फर्टिलाइजर्स क्या काम करते हैं, सॉइल को एसिडिक बनाते हैं।
सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। यदि किसी सॉइल में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ आ रहा है और उसमें से भी स्पेसिफिक यूरिया और डीएपी यूज़ आ रहा है तो वहाँ की जो सॉइल है धीरे धीरे एसिडिक होती जाएगी, और एसिडिक हो जाएगी तो अब यहाँ प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया नहीं होगी। तो हम ऐसी सॉइल में जो कैसी हो, एसिडिक हो, वहाँ पर हम उस एसिडिक सॉइल की पीएच को 7 करने के लिए कुछ केमिकल्स मिला सकते हैं। क्या क्या मिला सकते हैं? फर्स्ट है स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम हम मिला सकते हैं। सेकंड हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है क्विक लाइम, क्विक लाइम मिला सकते हैं हम लोग। और थर्ड है कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइम स्टोन कह देता हूं मैं इसे। इनका जो पाउडर है, इनका जो पाउडर है वो आप फील्ड की सॉइल के साथ मिक्स कर दें, और यदि आप ये मिक्स कर देते हैं तो जो एसिडिक सॉइल है उसकी पीएच 7 के आसपास हो जाएगी। रीज़न क्या है, ये क्यों मिक्स करते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? बेसिक हैं। क्वेश्चंस क्या आता है सीबीएसई बोर्ड में या कहीं पर भी आपके इंटरनल स्कूल के एग्जाम में कि यदि किसी लैंड की सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो क्या मिलाते हैं और क्यों मिलाते हैं? 2 W लगते हैं, व्हाट एंड व्हाई। तो मिलाते क्या है? ये सारे केमिकल्स मिलाते हैं। यही क्यों मिलाते हैं? क्योंकि ये बेसिक होते हैं। अब आते हैं अगला। मान लो कि जो हमारी सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है, उल्टा है, वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो, वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशंस में? उस कंडीशंस में हम अच्छा, बहुत ज़्यादा बेसिक होने का रीज़न क्या है? बहुत ज़्यादा बेसिक होने का एक ही रीज़न है कि वहाँ जो मेटालिक के कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यदि कहीं पर मेटल के बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं तो वो कैसा हो सकता है? बेसिक हो सकता है। ये नेचुरल है। बहुत ज़्यादा बेसिक हैं तो हम क्या काम करें, वहाँ पर क्या मिक्स करें? हम वहाँ हमारे पास एक तो हम क्या मिक्स कर सकते हैं? कंपोस्ट खाद, देसी खाद जिसे हम लोग बोलते हैं, या कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं। यहाँ एक सोल्ट है कैल्शियम सल्फेट जिसका नाम है जिप्सम। जिप्सम हम इसको भी इन दोनों में से क्या तो कंपोस्ट को मिक्स कर दें वहां पर, या जो कंपोस्ट को मिक्स कर दें, या कैल्शियम सल्फेट जो जिप्सम है इसके पाउडर फॉर्म को मिक्स कर देंगे, क्योंकि जो जिप्सम है वो एसिडिक सॉल्ट है और सॉइल कैसी है हमारी? बेसिक है। तो ये उस सॉइल की पीएच को 7 के आसपास ले आएगा। ये दोनों मिक्स करने पर पीएच कितनी हो सकती है? 7 के आसपास। तो क्या कंसेप्ट हुआ? लैंड की पीएच कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि 7 पर जो प्लांट्स है वो बहुत बढ़िया ग्रोथ करते हैं। 7 से ज़्यादा हुई तो या तो ग्रो नहीं करेंगे या बेडली ग्रो करेंगे। 7 से बहुत ज़्यादा हो या 7 से बहुत कम हो तो हम क्या कर सकते हैं? 2 अलग अलग तरह के कंपाउंड्स हम मिक्स कर सकते हैं। या तो हम बेसिक सोल्ट को मिक्स करें यदि सोइल हमारी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, या हम कंपोस्ट या एसिडिक सोल्ट को मिक्स करें यदि हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है। यदि हमें हमारी सॉइल के पीएच को चेक करना है तो ये तरीका है, आप जाएं, सैंपल लें, वाटर में डिसोल्व करें, फिल्टर करें, फिल्ट्रेट को के अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर मिला के चेक कर लें कि उसका कलर किस कलर से मैच हो रहा है। ये बच्चों हमारे पास हुआ सेकंड पीएच का इंपॉर्टेंस। अब आते हैं हम थर्ड की ओर। थर्ड की ओर क्या है? थर्ड में सिंपल है बच्चों, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं हल्का सा कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का केवल एक एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट ऐसा है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट ऐसा है, और वो कौन है? वो स्टोमक है। तो टॉपिक हमारे क्या है? पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये थर्ड हो गया सी, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां पर बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट है स्टोमक में आते हैं, मेन स्टोमक में है। स्टोमक में क्या सीक्रेट होता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन होता है? डाइल्यूट HCl। इसकी पीएच कितनी होती है? 1.4 होती है। इसका यूज क्या है? हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड।
कैसे हेल्प करता है, मैं इसका बेसिक कंसेप्ट पे आता हूँ कि ये हमारे फूड को उस पोजीशन में ले आता है कि अब इस फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इजीली डाइजेशन हो जाए। HCl उनको अलग अलग कर देता है। तो ये HCl का बेसिक कंसेप्ट है। अब मान लो कि हमारे स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस है वो ओवर ईटिंग से, क्या क्या रीजन हो सकते हैं? ज़्यादा खाना खा लिया, ओवर ईटिंग, या एक प्रोटीन है उसका नाम याद रखना आप, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन एक प्रोटीन है, इसके कारण भी क्या हो जाता है? या तो ओवर ईटिंग या हिस्टामाइन या कोई अदर रीजन, चाय बहुत ज़्यादा पी ली, खाना नहीं खाया, या कोई अदर रीजन। इन तीनों से क्या हो सकता है कि जो गैस्ट्रिक जूस है हमारे स्टोमक में जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है। ये वर्ड काम का है, एक्सेस अमाउंट में हो जाए। एक्सेस अमाउंट में कौन हो जाए? गैस्ट्रिक जूस हो जाए। तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि उस कंडीशंस में हमें ठीक ठाक नहीं लगेगा। उस कंडीशंस में क्या होगा कि जो फूड का है, फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। उसे कहते हैं फूड का क्या होगा? इनडाइजेशन होगा। और जब फूड का इनडाइजेशन होगा तो हमें दो स्थितियां फील होगी। एक तो हमें पेन होगा स्टोमक में, पेन इन स्टोमक, और हम कैसे हो जाएंगे? इरिटेट होंगे, हम परेशान रहेंगे ये क्या हो रहा है। तो या एक तो पेन स्टार्ट होगा, एक क्या होंगे? हम इरिटेट हो जाएंगे या इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है। इरिटेशंस का मतलब है हम परेशान से रहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगेगा। इरिटेशंस और पेन ये दोनों स्टार्ट हो जाते हैं कब? जब हमारे स्टोमक में एक्सेस एसिड हो गया। क्यों हुआ? ओवर ईटिंग से, हिस्टामाइन प्रोटीन से, या किसी अदर रीजन से। अब जो एक्सेस एसिड हमारे बॉडी में डेवलप हुआ है जिससे हमें दो चीजें हो रही है, इससे हमें क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए, टू गेट रिड ऑफ। इनसे हमें छुटकारा चाहिए। किनसे छुटकारा चाहिए? पेन और इरिटेशन से। ये कब होगा? जब ये एक्सेस एसिड जो है गैस्ट्रिक हमारे स्टोमक में ये न्यूट्रल हो जाए। तो टू गेट रिड ऑफ पेन एंड इरिटेशन। इरिटेशन तो हम क्या यूज लेते हैं? इरिटेशंस, एंट एसिड्स यूज लेते हैं। ये काम की लाइन है। एंट एसिड्स क्या है? एंट एसिड्स क्या है? माइल्ड ईडिबल बेस है। माइल्ड का मतलब है वीक, ईडिबल का जिसे हम खा सकते हैं। माइल्ड ईडिबल बेस है। जैसे एग्जांपल कौन कौन हो सकता है? सोडियम हाइड्रोजन कंसेप्ट है, एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन जो है, एक है हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? ये एंट एसिड्स हैं। ये रियल में क्या है? ये माइल्ड ईडिबल बेस हैं। और ये क्या करते हैं? न्यूट्रल किसको? एक्सेस, ये जरूर लिखना, एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl present in our stomach। जो हमारे स्टोमक में एक्सेस एसिड है उसको ये न्यूट्रल कर देते हैं। जो ही ये न्यूट्रल हुए क्या खत्म हो गया? पेन एंड इरिटेशंस गायब हो जाएगा। अब मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, जैसे इनो आता है, एक आता है पुदीन हरा, बहुत सारे रेडीमेड एंटासिड्स आते हैं। तो ये तो एंटासिड्स, इसके अलावा भी जो दो एग्जाम्पल लिए इनके अलावा भी बहुत सारे एंटासिड्स है। हमारे घर में कई बार हमारे जो मम्मी या पापा होते हैं वो हमें अजवाइन खाने का कहते हैं, क्योंकि अजवाइन भी बेसिक है और वो क्या करेगी? एक्सेस एसिड को न्यूट्रल कर देती है। तो ये बच्चों हमारे पास हो गया है थर्ड एप्लीकेशंस, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चंस क्या आता है कि एंटासिड्स में यही क्यों यूज आते हैं? रीजन क्या है कि ये बेसिक है, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। इन दोनों की तो इन दोनों ये ज्यादा यूज आते हैं, दोनों ये हाइड्रोक्साइड ज्यादा यूज आते हैं, इन दोनों की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए ज्यादा एसिड को ये न्यूट्रल नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों हमारे टॉपिक हो गया पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। फोर्थ हमारे पास है पीएच का रिलेशंस है
हमारे टूथ डीके के साथ, हमारे दांतों जो में जो कैविटीज हो जाती है उसका रिलेशंस है पीएच के साथ। तो हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है पीएच चेंज एंड पीएच चेंज pH change is the cause of tooth decay। ये हमारा फोर्थ रीजन है, फोर्थ पीएच का इंपॉर्टेंस है, फोर्थ नंबर है, डी कह दूं इसे मैं, ए बी सी डी। अब आते हैं मेन चीज है, हमारा जो टीथ है, हमारे माउथ में जो टीथ हैं बच्चों, वो किसके बने हुए हैं, उनके ऊपर, ये टीथ है मान लो, इसके ऊपर एक कोटिंग होती है। ये कोटिंग जो है, ये जो कोटिंग है, अंदर क्या है, अंदर तो सिंपल सा कैल्शियम फॉस्फेट है, बाहर भी तो फॉस्फेट ही है, लेकिन बाहर का जो फॉस्फेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाहर भी फॉस्फेट ही है, इस कोटिंग का नाम बच्चों हम कहते हैं इसे इनेमल, इनेमल कहते हैं। और इसमें क्या है, इसके अंदर है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है। ये क्या है सर, कुछ नहीं है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है वो क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसकी कैल्शियम फॉस्फेट की। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और इससे ये इनेमल इससे बना हुआ है। और ये जो है, ये इनेमल जो है वो वाटर में कैसा है, इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होता है। अगली चीज क्या है, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन है, इनेमल है। किससे बना हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है। ये जो कोटिंग है इसके अंदर कौन है, कैल्शियम फॉस्फेट है, वाटर में इनसॉल्यूबल है। तो सर ये जब वाटर में इनसॉल्यूबल है, सब कुछ है, तो कैविटी होती क्यों है। टूथ डीके का मतलब क्या है, दांतों को जो नुकसान होता है जिससे हमारे कैविटी बन जाती है, ये है टूथ डीके का मतलब। तो कैविटी बनती क्यों है। अब हम लोग आते हैं अगले हमारे पास, कैविटी बनने का रीजन क्या है। हम जब खाना खाते हैं तो बिफोर मील हमारे माउथ की जो पीएच है वो लगभग 5.8 के आसपास, 5 नहीं 7.8 के आसपास होती है। आफ्टर मील, खाना खाने के बाद हमारे माउथ की जो पीएच है वो 5.8 के आसपास है, ये पीएच है। हमारे माउथ की जो खाना खाने से पहले पीएच है वो बेसिक है। क्यों है, क्योंकि मान के चलते हैं कि हमने टूथपेस्ट किया था उससे पहले और उसके बाद कुछ नहीं खाया था, और खाना खाने के बाद हमारे माउथ की पीएच 5.8 हो गई। कम क्यों हो गई, इसके कम होने का रीज़न क्या है कि हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया है ये क्या काम करते हैं, जो फूड पार्टिकल्स रहते हैं माउथ के अंदर, फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन माउथ आफ्टर टेकिंग फूड, खाना खाने के बाद हमारे माउथ में जो फूड पार्टिकल्स बच जाते हैं, इनमें से भी मेन कौन, शुगर, शक्कर या जो भी मीठा होता है वो जो बच जाता है, बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, इस शुगर का क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं, इसे तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं, इसे तोड़ते हैं, और इसके तोड़ने से क्या बनता है, एसिड बनता है। ये आगे काम की चीज। तो एसिड किससे बना, शुगर के, कहाँ से, फूड पार्टिकल्स जो बच जाता है माउथ में खाना खाने के बाद, उसका बैक्टीरिया डिग्रेडेशन करते हैं, ये करते हैं इसका डिग्रेडेशन, और उससे बनता क्या है, ये एसिड बनता है। धीरे धीरे यदि माउथ में फूड पार्टिकल्स बहुत बचे हुए हैं, बैक्टीरिया उनका डिग्रेडेशन करते जाएंगे, एसिड बनता जाएगा, तो हमारे माउथ की पीएच कम होती जाएगी, पीएच कम होती जाएगी। यदि पीएच कितनी पहुंच जाए, 5.5 या इससे नीचे चली जाए,
ये वैल्यू याद रखना 5.5, एसिड रेन में आई थी 5.6, यहाँ ये 5.5। यदि ये pH 5.5 से नीचे चली जाती है उस कंडीशन में हमारा जो टूथ का इनेमल है कब, जब pH कितनी हो जाए 5.5 से कम हो जाए, उस कंडीशन में इनेमल क्या होता है, कोरोइड होना शुरू हो जाता है। कोरोइड होने का मतलब जैसे मान लो ये हमारा इनेमल है, ये जगह जगह से अलग अलग एरिया से डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एसिड है अंदर। किस में डिसॉल्व हुआ, डिसॉल्व इन एसिड में। और मैक्सिमम जो खाना बचता है वो यहाँ पर बचता है इसके आसपास। तो होता क्या है कि यहाँ का जो इनेमल है वो फास्ट डिसॉल्व हो जाता है। और इसके फास्ट डिसॉल्व होने से यहाँ का इनेमल हट रहा है, धीरे धीरे कैल्शियम फोस्फेट, ये अंदर जो कैल्शियम फोस्फेट है वो भी डिसॉल्व होता जाएगा। और फाइनली क्या होगा, यहाँ जो हमारा टीथ है इसमें ये क्या बन गई, कैविटी बन जाती है, क्योंकि यहाँ का जो सारा टीथ है वो डिसॉल्व हो गया है। मेन रीजन कौन है, एसिड है। एसिड कैसे बना, फूड पार्टिकल्स जो हमारे माउथ में बच गए थे, उन फूड पार्टिकल्स को एसिड में चेंज किसने किया, बैक्टीरिया ने किया। कितनी पीएच हो जाए माउथ की, तो ये टूथ डीके स्टार्ट होगा 5.5 या उससे कम होने पर। अब ये स्टार्ट होता गया। अब हम चाहते हैं कि टूथ का नुकसान, टूथ डीके नहीं हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो माउथ की पीएच है वो हमें 5.5 से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और ये कैसे रख सकते हैं, बाय यूज ऑफ टूथपेस्ट, क्योंकि टूथपेस्ट में क्या है, बेसिक केमिकल्स होते हैं टूथपेस्ट के अंदर। और ये हमारे माउथ के में जो एसिड है उसको न्यूट्रल कर देते हैं। प्लस साथ में क्या होते हैं, जर्मीसाइडल एजेंट्स भी होते हैं, और वो क्या काम करेंगे, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो एक बेसिक केमिकल मैं लिख देता हूं, वो आता है लगभग कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, बेसिक सॉल्ट है। और यदि ये टूथपेस्ट के अंदर होता है तो वो क्या काम करेगा, माउथ में जो एक्सेस में एसिड है उसको न्यूट्रल कर देगा, तो टूथ कैविटी नहीं होगी। ये हमने बच्चों पढ़ लिया। फोर्थ इंपॉर्टेंस, अब लास्ट इंपॉर्टेंस हमारे पास है पीएच का, और वो क्या है कि क्या जो एनिमल्स होते हैं क्या वो अपना प्रोटेक्शंस करते हैं, क्या वो लड़ाई लड़ सकते हैं क्या इन केमिकल से, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने प्रोटेक्शंस के लिए। तो आंसर से बिल्कुल सही। और हमें कुछ एग्जाम्पल तो मालूम है जो हमारे घर के आसपास पेड़ों के नीचे, जिनका बहुत बड़ा छत्ता जिसे हम कहते हैं वो लगा रहता है, और वो है मधुमक्खियां या हनी बी। दूसरा एग्जाम्पल है लाल चींटी। रेड एंड जो होती है वो यदि हमें काट लेती है तो हमें बड़ा सा पेन होता है वहां पर। तो अगला बच्चों हमारे पास टॉपिक क्या है, 5th नंबर है, लास्ट है ये, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल्फ थ्रू केमिकल वारफेयर। क्या है समझ लेते हैं। सेल्फ डिफेंस, ये तो अपने समझ में आ गया, खुद की सुरक्षा करते हैं। कौन करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं और प्लांट्स भी करते हैं। क्या करके खुद की सुरक्षा करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं केमिकल्स की लड़ाई करके अगले को भगा देते हैं और अपना खुद का प्रोटेक्शंस करते हैं। ऐसे मैं 3 एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ। फर्स्ट है हनी बी, कौन है, मधुमक्खी है। मधुमक्खी का जो स्टिंग होता है, जो डंक होता है, उस डंक में से क्या काम करती है, यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खी के
हनीकॉम्ब के आसपास गया तो वहाँ मधुमक्खियाँ क्या करेगी, अपना प्रोटेक्शंस करेगी। यदि वो व्यक्ति उन्हें छेड़ता है, परेशान करता है, तो ये मधुमक्खियाँ उसका पीछा करेगी और उसकी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर देगी, क्या स्टिंग, और इस स्टिंग के थ्रू अगले की बॉडी में क्या चला जाता है, मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड, इसका एक और नाम है फॉर्मिक एसिड। और ये जो ही बॉडी के अंदर जाएगा, अगले व्यक्ति को पेन होगा और वो वहां से भाग खड़ा होगा। इसका मतलब उस व्यक्ति को भगा दिया। क्यों? क्योंकि उसको पेन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसके बॉडी में क्या इंजेक्ट हो गया, मीथेनोइक एसिड। किसने किया? हनी बी के स्टिंग ने। क्यों किया? खुद के प्रोटेक्शंस के लिए, खुद के डिफेंस के लिए। दूसरा एक और ऐसा एग्जाम्पल है रेड एंट, जो लाल चींटी होती है, उसका भी जो स्टिंग होता है सेम एसिड होता है, मीथेनोइक एसिड। उसमें भी मीथेनोइक एसिड ही है और वहां पर भी पेन होता है। तीसरा एक और है, वो ये दोनों एनिमल है, ये दोनों एनिमल हैं। तीसरा है बच्चों प्लांट। उस प्लांट का नाम है नीटल। और इस प्लांट की जो लीफ होती है, इस लीफ में हेयर लाइक स्टिंग्स होते हैं, या नीडल्स लाइक, हेयर लाइक, बाल जैसे पतले पतले से क्या होते हैं, स्टिंग्स होते हैं। और यदि कोई एनिमल इनके आसपास से गुजरता है, यदि कोई एनिमल इनके आसपास से गुजरता है और वो इनके लीव्स के साथ कोलाइड कर जाता है, टकरा जाता है, तो ये इन लीफ के अंदर के जो स्टिंग्स है, उसकी बॉडी में स्टिंग्स इंजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भी यही एसिड है, सेम एसिड है, और यहाँ उसको भी क्या होता है, पेन होता है। तो वो क्या करेगा, अगली बार इस नीटल प्लांट के आसपास भी नजर नहीं आएगा। तो ये तीनों क्या करते हैं, अपने खुद का डिफेंस करते हैं, अपना प्रोटेक्शंस करते हैं। क्या करके करते हैं, अगले की बॉडी में, जिसे जिनको ये एनिमीज मान रहे हैं, उनकी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर देते हैं, एसिड्स इंजेक्ट कर देते हैं। मान लो इन तीनों की बॉडी में एसिड इंजेक्ट हुआ। कौन सा एसिड है, कॉमन ध्यान रखना, मीथेनोइक एसिड है या फॉर्मिक एसिड है। और ये चाहते हैं कि इनको जो पेन हो रहा है, इनको जो पेन हो रहा है वो नहीं हो। तो ये क्या काम करें, सिंपल सा है, जो इंजेक्ट किया गया है वो एसिड है, तो ये अपने बॉडी के उस पार्ट को, जो इन्फेक्टेड पार्ट है, जहां इंजेक्ट किया गया है एसिड, उस पार्ट को किसके कांटेक्ट में लाए, माइल्ड बेस के कांटेक्ट में लाए। कई बार क्या कहते हैं कि जहां मधुमक्खी आपको काट लेती है, वहां आपके पास यदि कोई चाबी है, कोई की है, तो आप उससे उसको रब कर लें। रियल में चाबी जो है वो मेटल्स की बनी है और मेटल्स बेसिक होते हैं, और यदि आपने उस पोर्शंस को रब कर लिया तो आपने रियल में क्या काम किया है कि जहां एसिड है वहां बेस लगाया है। यदि आपके पास माइल्ड बेस हो, जैसे कौन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या आपके घर में क्या हो, बेकिंग सोडा हो या बेकिंग पाउडर हो, ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं है, तो आसान है, एक चीज़ तो होगी, साबुन हो, घर में साबुन हो, साबुन से बढ़िया से अपने उस पार्ट को वॉश कर ले जहाँ पर स्टिंग लगा है, इन तीनों में से किसी का ही। तो ये क्या काम करेंगे, इस एसिड को न्यूट्रल कर देंगे। चौथा बच्चों एक और एग्जाम्पल है, वो इन तीनों से अलग है। वो क्या हमारे पास है, हमारे पास वेस्प। सर ये क्या होते हैं बच्चों, हम इन्हें कहते हैं ततैया। येलो कलर के होते हैं, इनके पंख थोड़े बड़े होते हैं और ये थोड़े से मोटे होते हैं, मधुमक्खी से लगभग ट्रिपल होंगे, और इनका कलर येलो कलर का होता है। इनको हम कहते क्या, ततैया भी कहते हैं। और इनके और इनमें एक स्पेसिफिक डिफरेंस है, इन वेस्प में भी क्या होता है, इनके पास भी स्टिंग होता है, लेकिन इनके स्टिंग में बेस होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। इन तीनों के स्टिंग में क्या था, मीथेनोइक एसिड था, लेकिन जो वेस्प है उसके स्टिंग में कौन है, बेस है। और ये बेस कौन सा है, ये हमारा नहीं है, लेकिन ये जो बेस जब इंजेक्ट होता है तो हमें क्या होता है, पेन होता है, और इस पेन से हमें रिलीफ चाहिए। तो ये बेस है, तो हम किसके क्या लगा लें हमारी बॉडी पर, लेमन जूस लगा लें, या कोई भी आपके घर में ऐसा फ्रूट हो जो एसिडिक हो, टेमरिंड का जूस लगा लें, ऑरेंज का जूस लगा लें, टोमेटो का जूस लगा लें, किसी का भी आप जूस लगा लें, तो आपको क्या मिल जाएगा, टेमरिंड का ले लें,
इनमें से किसी का भी जूस ले लें तो आपको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो ये बच्चों हुआ हमारे पास फिफ्थ और लास्ट इम्पोर्टेंस पीएच का। जितने भी ये एनिमल्स हमने यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं वो सब क्या करते हैं, अपना खुद का डिफेंस करते हैं। किससे करते हैं, अगले की बॉडी में या तो एसिड इंजेक्ट कर देंगे या बेस इंजेक्ट करेंगे, और ये एसिड और बेस इंजेक्ट करके अगले एनिमीज को भगा देते हैं, यानी उनसे लड़ाई लड़ते हैं। क्या इंजेक्ट करके, केमिकल्स को इंजेक्ट करके। तो बच्चों हमारे ये तो खत्म हो गए पांचों इंपॉर्टेंस। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, सोल्ट के बारे में पढ़ते हैं। सोल्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, सोल्ट के बारे में लर्न करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है सोल्ट। सोल्ट में आ जाते हैं बच्चों। सोल्ट क्या है, सोल्ट्स? फर्स्ट ये केमिकल्स हैं। केमिकल्स हैं जो कब बनते हैं, फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ बेसिस। जब एसिड और बेस के बीच रिएक्शंस होती है तो सॉल्ट बनता है। यानी यहाँ क्या लिख दूँ, एसिड, यहाँ क्या लिख दूँ, बेस, क्या बनेगा, सॉल्ट, प्लस साथ में क्या बनता है, H2O। अब ये जो सॉल्ट है इसका मैं जनरल फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ BA। BA का मतलब क्या है, जो बेस है इसका जो पॉजिटिव आयन है वो सॉल्ट में आएगा, और पॉजिटिव को हम पहले लिखते हैं जनरली। एसिड का जो नेगेटिव है वो पार्ट यहाँ आता है, उसको मैंने क्या कह दिया, A। तो B का मतलब बेस, A का मतलब एसिड। एसिड का नेगेटिव, बेस का पॉजिटिव निकाल दो, जो बनेगा वो सोल्ट बनेगा। ये सोल्ट है। अब यदि आपको इस सोल्ट का जब आप नेम दोगे तो ये जो बी का जो नेम है, ये बी का जो नेम है वो रियल में कहाँ से आया है, बेस से आया है। और जो ए है, ए का जो भी नेम होगा वो किससे आया होगा, वो एसिड से आया होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सोडियम क्लोराइड, सिंपल एग्जांपल बच्चों यही है। तो सोडियम और ये क्लोराइड, इसको मैं बी कह दूं, इसको मैं ए कह दूं, तो बी कौन हुआ, सोडियम, ए कौन हुआ, Cl माइनस। Na प्लस कौन से बेस से आया होगा, NaOH से आया होगा। Cl कौन से एसिड से आया होगा, HCl से आया होगा। इसका मतलब यदि NaCl का यदि मुझे प्रिपरेशंस करना हो तो मैं NaOH और HCl के बीच की रिएक्शंस करा दूं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। अगली चीज़ क्या हमारे पास है, याद रखना, सोल्ट का जो फॉर्मूला है वो BaA। BA का मतलब भालू, याद रख लेना, BA, B का मतलब बेस का पॉजिटिव, A का मतलब एसिड का नेगेटिव। अगली चीज़, जितने भी सोल्ट्स होते हैं यदि वो सोल्यूबल है वाटर में, इफ वाटर सोल्यूबल, यदि वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो क्या काम करेंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब आते हैं बच्चों हमारे पास, ये तो इनके बेसिक हो गए। अच्छा, सोल्ट कैसे हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकते हैं सोल्ट। कैसे होंगे, क्या होंगे, हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। अगला आता है बच्चों बेसिक कंसेप्ट, फैमिली ऑफ सोल्ट। ये क्या चीज़ है समझना। यदि मेरे पास बहुत सारे सोल्ट हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, यहाँ बच्चों में एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे सोल्ट हैं, जैसे मैं सबके फॉर्मूले लिखता हूँ, NaCl है, NaNO3 है, Na2SO4 है, Na2CO3 है, और कौन से ले लें, ये ले लेता हूँ, CS3COONA है। इन सब में आप चेक करो, एक ऐसा आयन है जो सब में कॉमन है। कौन है यहाँ पर सोडियम, ये रहा सोडियम। सेकंड में चेक करो, सेकंड में भी सोडियम रहा, ये सोडियम, ये सोडियम, यहाँ पर भी सोडियम, सोडियम और ये सोडियम। इसका मतलब इन सब में कॉमन कौन है, इन सभी साल्ट में सोडियम कॉमन है। तो बच्चों ये जितने भी साल्ट हैं ये कहलाएंगे सोडियम साल्ट, सोडियम साल्ट।
क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इन सब में कॉमन क्या है? सोडियम है। तो ये कहलाएगी बच्चों सोडियम साल्ट की फैमिली के मेंबर्स। ये सोडियम साल्ट की फैमिली के मेंबर्स हैं। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल एक और लेता हूं, यहां पर लेता हूं बच्चों मैं, अब मैं पॉजिटिव को चेंज कर दूंगा, नेगेटिव सेम लूंगा। तो यहां लेता हूं NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, NH4Cl, AlCl3, ZnCl2। अब देखो ये जितने भी सॉल्ट हैं इनमें आप ढंग से देखोगे तो एक ऐसा आयन है जो सब में कॉमन है, और वो कौन सा है? Cl माइनस आयन। यहाँ Cl, यहाँ भी Cl, 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 Cl और Cl। तो इसका नाम जैसे हमने यहाँ क्या कहा? सोडियम साल्ट, लेकिन ध्यान रखना इसका नाम क्लोरीन साल्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ Cl नहीं, Cl माइनस है, तो इनका नाम होगा क्लोराइड साल्ट। क्लोराइड साल्ट है, ये सारे क्लोराइड साल्ट है। तो मैं इन सबको क्या कह दूं कि ये सारे क्लोराइड सोल्ट की फैमिली के मेंबर्स हैं। तो सोल्ट की फैमिली, किसी भी सोल्ट की फैमिली कैसे डिसाइड होती है? जितने भी आपके पास फॉर्मूले हैं उनमें से कौन कॉमन है? जो कॉमन है वो उसकी फैमिली हो गई। तो कौन कौन सी फैमिली पॉसिबल है? कितने तरह की फैमिली हो सकती है? मैं उनके कुछ के नाम लिख देता हूं जो हमारे पास यहाँ कॉमन है। तो फर्स्ट हमारे पास है क्लोराइड फैमिली। तो बच्चों सिंपल सा बताओ, क्लोराइड फैमिली में जितने भी सोल्ट्स आएंगे, फर्स्ट कौन सा लिख रहा हूं? क्लोराइड फैमिली। तो इस फैमिली में जितने भी सोल्ट होंगे, सभी सोल्ट में क्या कॉमन होगा? Cl माइनस कॉमन होगा सभी के अंदर। सेकंड हमारे पास है सल्फेट फैमिली। सल्फेट फैमिली, तो इनमें सबके पास क्या होगा? सभी जितने भी सोल्ट होंगे उन सब के फॉर्मूलों में सल्फेट आएगा, SO4। थर्ड हमारे पास कौन है? नाइट्रेट फैमिली। तो बताओ बच्चों इन सब के फॉर्मूले में क्या आएगा? NO3 आएगा। फोर्थ हमारे पास एसीटेट फैमिली। एसीटेट फैमिली, तो इन सब के फॉर्मूलों में कौन आएगा? ये एसीटेट आयन है, CH3COO माइनस, ये NO3 माइनस, ये सब में कॉमन आएगा। ये तो हो गई नेगेटिव आयन के अकॉर्डिंग फॉर्म के अकॉर्डिंग फैमिली। पॉजिटिव के अकॉर्डिंग कौन कौन सी होगी हमारे पास? सोडियम फैमिली और पोटेशियम फैमिली और मैग्नीशियम फैमिली। ये बहुत सारी फैमिली पॉसिबल है। ध्यान रखना, फिर कहता हूं, किसी भी सोल्ट की फैमिली कैसे डिसाइड करते हैं? बहुत सारे सोल्ट के फॉर्मूले आपके पास हो, उन सभी सोल्ट में जो कॉमन आयन है वो सारे मेंबर्स उस फैमिली के होंगे। तो बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया फैमिली के बारे में। अब लास्ट टॉपिक है बच्चों इस वीडियो का, और वो है नेचर ऑफ सोल्ट या pH ऑफ सोल्ट। ये सोल्ट का लास्ट टॉपिक है। हम किसी भी सोल्ट की pH कि कैसी होगी, 7 से ज़्यादा होगी, 7 से कम होगी, ये कैसे पता लगा सकते हैं? तो लास्ट हमारे पास क्या है? pH ऑफ सोल्ट या नेचर ऑफ सोल्ट। ढंग से समझना, बड़े काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह यूज भी आता है। तो सोल्ट से पहले हमें क्या मालूम हो? वीक एसिड का मालूम हो। कौन कौन से वीक एसिड हैं? एसिटिक एसिड वीक एसिड है और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। इन दो का यूज हमारे ज़्यादा होने वाला है। अच्छा, वीक एसिड तो आ गए। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं? तो मैं मैक्सिमम 3 एग्जाम्पल लूँगा, ये तीनों एग्जाम्पल, और नाइट्रिक एसिड। अब सर ये तो हो गया वीक एसिड और वीक बेस। अब आ जाते हैं वीक बेस पे आ जाते हैं। ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस पे आ जाते हैं। तो एक ही एग्जाम्पल हम काम लेने वाले हैं यहाँ पर, वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। और स्ट्रॉन्ग बेस में ज़्यादा यूज़ नहीं लेंगे। वीक बेस में बहुत सारे, इसके अलावा कभी कभार हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी वीक बेस मान लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी वीक बेस मान लेते हैं। ये सब यूज़ आते हैं हमारे, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में यूज़ आता है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है हमारे पास? हम यहाँ 2 ही लेंगे, KOH और NaOH।
तो ये बच्चों आपको सोल्ट की नेचर या पीएच समझने से पहले ये चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए कि कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन एसिड वीक है, या जो वीक एसिड जो भी बेस भी है हमारे पास। अब आते हैं इस वाले टॉपिक पर। बेसिक फंडा हम पहले समझ लेते हैं। यदि तीन कंडीशंस है, जो सोल्ट है वो कैसा हो सकता है, एसिडिक हो सकता है। सोल्ट की जो है वो 3 नेचर पॉसिबल है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सोल्ट कैसा हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। ये तीनों कंडीशंस पॉसिबल है। तो फर्स्ट आते हैं न्यूट्रल कब होगा। न्यूट्रल कब होगा, यदि एक स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शंस एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा दें। ये दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एस का मतलब स्ट्रॉन्ग, ए का मतलब एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा दें, तो जो सोल्ट बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ध्यान रखना, यदि सोल्ट न्यूट्रल है तो इसकी पीएच कितनी होगी, 7 होगी। जिसकी पीएच 7 होगी तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर को कैसा करेगा, ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा। पीएच पेपर पर इसका, लिटमस पेपर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। एसिडिक सोल्ट कौन होंगे, यदि हम एसिड और बेस के बीच रिएक्शंस कराते हैं तो जो ताकतवर होता है उसकी जो नेचर है वो सोल्ट में नजर आती है। एसिडिक सोल्ट कब बनेगा, जब हम एसिड कैसा ले लें, स्ट्रॉन्ग, बेस कैसा ले लें, वीक, तो जो सोल्ट बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। ये एसिडिक सोल्ट होगा तो इसकी पीएच कितनी होगी, 7 से कम होगी। अब इसके बाद हम इनके एग्जाम्पल लेंगे। बेसिक सोल्ट कब बनेगा, सिंपल सा है, बेसिक चाहिए, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस ले लें और उसके साथ वीक एसिड ले लें। तो यहाँ क्या ले लें, वीक एसिड, साथ में क्या ले लें, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो सोल्ट बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। इसकी पीएच क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी। अब यहाँ सिंपल सा, इनमें से किसी को भी ले लें आप। जैसे मान लो सर आप वीक एसिड में तो इसको ले लो और स्ट्रॉन्ग बेस में इसको ले लो। तो यहाँ एक चीज़ आपको, फिर मैं इसका एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, यहाँ एक चीज़ याद रखना, एसिटिक एसिड एक ऐसा एसिड है, एसिटिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें हम नेगेटिव पहले लिखते हैं, पॉजिटिव को बाद में लिखते हैं। इसके अलावा जितने भी एसिड हैं उनमें पॉजिटिव पहले आता है, नेगेटिव बाद में आता है। तो हमने साथ में क्या ले लूँ, इसके मैं एसिटिक एसिड के साथ में क्या ले लूँ, NaOH ले लेता हूँ। तो इनको ऐसे लिख दो, जल्दी से आप समझ जाओगे। अब इन दोनों से तो वाटर बन गया, ये Na+ यहाँ लिखा, OH- यहाँ लिख दिया, एसीटेट आयन यहाँ लिख दिया H+, तो यहाँ से तो वाटर बन गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये बनेगा ऐसे, यहाँ पीछे लिखना, अब यहाँ पॉजिटिव पीछे आता है, ये सोडियम एसीटेट बना। इसके प्रिपरेशंस में जो NaOH यूज लिया था वो तो स्ट्रॉन्ग है, और एसिटिक एसिड कैसा है, वीक है। तो ये कहाँ आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो ये कैसा सोल्ट होगा, बेसिक। कौन होगा, CH3COON, कैसा सोल्ट हो गया है, ये बेसिक सोल्ट होगा। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं। सर एक काम करो, आप दोनों स्ट्रॉन्ग ले लो। सर दोनों स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, किसको ले लें, H2SO4 को ले लो स्ट्रॉन्ग में, और वहाँ से किसको ले लो, स्ट्रॉन्ग में NaOH को ले लो। तो पहले हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं, H2SO4 से क्या बनने वाले हैं, 2 हाइड्रोजन आयन और 1 सल्फेट आयन, और NaOH से क्या बनने वाले हैं, 1 OH- और 1 Na+। यहाँ तो 2 H+ है, तो ऐसे NaOH के मॉलिक्यूल भी 2 ले लो, ये भी 2 बन जाएंगे, ये भी 2 बन जाएंगे। तो 2 हाइड्रोजन आयन, 2 हाइड्रोक्साइड आयन, इनसे क्या बन गया, वाटर बन गया। और अब बचे हमारे पास कौन, 2 Na और 1 SO4, इनसे क्या बन जाएगा, Na2SO4। तो Na2SO4 कैसा सोल्ट हुआ, कैसा सोल्ट हुआ, न्यूट्रल हुआ है, ये न्यूट्रल सोल्ट है। और तीसरा एग्जांपल, न्यूट्रल में बहुत सारे आ जाएंगे, NaCl भी आ जाएगा, बहुत सारे आ जाएंगे। थर्ड एग्जांपल लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा ले लें, यहीं पे ले लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं हम लोग HCl। वीक बेस किसको ले लें, NH4OH को ले लेते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, 2 आयन कौन कौन से बनेंगे इससे, H+ और Cl-। वीक बेस कौन है यहाँ पर, NH4OH, इससे कौन कौन से बनने वाले हैं, NH4 पॉजिटिव और COH- नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या बन गया, H2O बन गया। इसको हटा दो,
पीछे कौन बचा, NH4 पॉजिटिव और Cl माइनस, तो इनसे क्या बना, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये कैसा सोल्ट हुआ, ये हमारे पास हो गया एसिडिक सोल्ट, ये NH4Cl। तो ध्यान रखना बच्चों, कोई भी सोल्ट एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ये डिपेंड करेगा कि वो सोल्ट किस एसिड और किस बेस के कॉम्बिनेशन से बना है। दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है, तो क्या होगा। अब लास्ट एक कंसेप्ट है वो मैं समझा देता हूं कि दोनों वीक हुए तो एसिड भी वीक हुआ, बेस भी वीक हुआ, उस कंडीशन में वो सोल्ट क्या न्यूट्रल होगा क्या, जरूरी नहीं है। याद रखना ये कंसेप्ट। यदि चौथा है यहाँ पर केस है कि यदि मैं वीक एसिड भी ले लूँ और वीक बेस ले लूँ, दोनों वीक ले लूँ, जैसे वीक एसिड में मैंने एसिटिक एसिड ले लिया और वीक बेस में मैंने NH4OH ले लिया, तो इससे जो सोल्ट बनेगा वो ध्यान रखना बच्चों, वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी पॉसिबल है। तीनों हो सकते हैं, क्योंकि ये जो वीक होते हैं इनमें से वीक होने की पावर इक्वल नहीं हो सकती। कोई हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा वीक हो, कोई थोड़ा कम वीक हो। इसका मतलब वीक होने की पावर दोनों की सेम है, दोनों एक जैसे वीक हैं, वीक एसिड और वीक बेस, तो वो न्यूट्रल होगा। दोनों में से एक वीक ज़्यादा वीक है और एक थोड़ा कम वीक है, तो जो कम वीक है उसके बेसिस पर सोल्ट होगा। तो सोल्ट जो होता है दोनों में वीक होने पर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ये तो बच्चों हमने समझ लिया, और जो जैसा होगा उसका लिटमस पर या यूनिवर्सल इंडिकेटर पर उसी तरह का इफेक्ट होगा। अब लास्ट बच्चों बचा है एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें समझना चाहिए, और वो मैं आपको एक एसिड का समझा देता हूं, एक बेस का। NaCl को वाटर में डिसोल्व करने पर क्या होगा। NaCl को वाटर में डिसोल्व करने पर Na से क्या बना दो, NaOH, Cl से क्या बना दो, HCl। वाटर में डिसोल्व करने पर NaOH को Na को NaOH को में और H को HCl में। ये कैसा एसिड है, ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हमें मालूम है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं। तो जितना ये OH माइनस आयन देगा, सारे के सारे टूट गए, उतना ये भी सारे के सारे टूट जाएंगे, उतना ये H प्लस आयन देगा। दोनों आयन्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए ये कैसा है, न्यूट्रल है। NaCl न्यूट्रल क्यों है, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। वाटर में जब हम किसी को डिसोल्व करते हैं तो इसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो मैंने NaCl का हाइड्रोलाइसिस किया तो OH माइनस और H प्लस के नंबर इक्वल आते हैं, इसलिए न्यूट्रल है। सेकंड मैं डिसोल्व करता हूं अब NH4Cl को वाटर में, तो क्या काम करें, NH4 से कौन सा बेस बनेगा, NH4OH। HCl से कौन सा एसिड बनेगा, HCl। फिर दिमाग लगाओ, अब ये कैसा बेस है, वीक, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक और स्ट्रॉन्ग में कि जो 100% डिसोसिएट होते हैं वो वीक हैं। तो यहाँ जितने भी HCl बनेंगे, जितने भी, वो सब के सब H प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाएंगे, यानी सारे के सारे H प्लस दे देंगे। वीक में हमने पढ़ा था कि इनका डिसोसिएशन पार्शियली होता है, बहुत कम मॉलिक्यूल टूटेंगे। तो यहाँ जो OH माइनस है वो बहुत कम बनेंगे और H प्लस आयन बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, हाइड्रोजन आयन की ज़्यादा हो गई हाइड्रोक्साइड आयन से। इसलिए ये सोल्ट कैसा हुआ, इसको पानी में मिलाने पर पानी कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और लास्ट बच्चों एक बेसिक सोल्ट का एग्जांपल ले लेता हूँ, Na2CO3। इसको यदि मैं वाटर में डिसोल्व करूंगा, ध्यान रखना वाटर में डिसोल्व करते Na से कौन सा बेस बन जाएगा, Na कौन से बेस में आता है, NaOH में। CO3 ध्यान रखना ये कार्बोनिक एसिड में आता है, H2CO3। तो एक तो क्या बना, NaOH। ये कैसा बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कैसा एसिड है, ये वीक एसिड है। फिर हमें क्या मालूम है कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं। तो NaOH सब के सब टूट जाएंगे, तो क्या बनेगा, Na प्लस और बहुत सारे OH माइनस, बहुत सारे बनेंगे। ये कैसा एसिड है, ये वीक एसिड है। तो इससे जो हाइड्रोजन आयन बनेंगे, ये तो बना बाइकार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन आयन जो बनेंगे इनके नंबर्स कम होंगे,
क्योंकि ये टूटेगा बहुत कम। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है। तो यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन के कंपैरिजन में हाइड्रोक्साइड आयन के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कैसा हो गया, बेसिक हो गया है। क्वेश्चंस क्या आ सकता है कि किसी सोल्ट को वाटर में डिसोल्व करने पर वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, या एक्सप्लेन करके बताओ। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म हो गया। अगला जो वीडियो आएगा वो हम सोल्ट से किस तरह के अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, और वो इसका लगभग लास्ट पार्ट होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। 2 काम जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें बच्चों। थैंक यू बच्चों।